स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। भारत का भूगोल के एमसीक्यूज में आज हम लोग देखेंगे 51वां प्रश्न। ये बहुकिरणीय प्रश्नों का संग्रह चल रहा है। तो पहला प्रश्न है आज का, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई पहाड़ियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। यानी हम ये पहाड़ियाँ जो दी गई उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, यानी ऊपर से नीचे। तो पहला है ये कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ। ये 3 पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं तीनों पहाड़ियों को दिया गया है चारों विकल्पों में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ऊपर आता है आपका कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद आती है आपकी महादेव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में आती हैं। तो इसमें आपका ए सही होगा, पहला विकल्प सही है आपका ए, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ। अगला हम प्रश्न देखते हैं 52वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। हिमालय पर्वतमाला में कश्मीर से सिक्किम की ओर जाने से नीचे दिए गए दर्रों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो दर्रे दिए गए इसमें देखते हैं जोजिला, नाथुला और सिपकिला। तो हमें कश्मीर से सिक्किम की ओर जाना है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने समय हमको मिलेगा तो ए में जोजिला, नाथुला और सिपकिला दर्रा। तो देखते हैं कौन कौन सा चल रहा है। जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपकिला। तो सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला आपका लद्दाख लेह में पड़ता है। तो इसमें हो जाएगा आपका जोजिला सबसे कश्मीर की तरफ, तो जोजिला, फिर सिपकिला हिमाचल प्रदेश में और नाथुला दर्रा सिक्किम में, यानी इसका ऑप्शन है जोजिला, सिपकिला, नाथुला। तो उत्तर है आपका इसका डी उत्तर होगा इसका, जोजिला, सिपकिला और नाथुला। जलोढ़ मैदान के उदाहरण हैं तो कौन, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, मिसिसिपी का मैदान और छत्तीसगढ़ का मैदान। तो इसमें जलोढ़ मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान तो प्रसिद्ध ही है। छत्तीसगढ़ का मैदान भी आपका जलोढ़ मैदान का उदाहरण है, लेकिन मिसिसिपी का मैदान जलोढ़ मैदान का उदाहरण नहीं है। तो 1, 2 और 4 इसके उत्तर हैं। 54वां प्रश्न है, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कांगड़ा, देहरादून, हिमाचल और कुल्लू। तो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य आपकी घाटी है कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है यहाँ पे। 55वां प्रश्न है, तो भाबर, तराई, बांगर और खादर, जैसे हमने बताया था, ये भाबर, तराई, बांगर और खादर क्या चीज़ है। नवीन जलोढ़ है, अत्यधिक प्रवेश है, गहन वन व जीव जंतु है, प्रौढ़ जलोढ़ है। तो इसमें हम मिलान कर लेते हैं। बांगर हमने बताया था कि जो पुराने जलोढ़ हैं उनको हम बांगर कहते हैं, यानी प्रौढ़ जलोढ़, ठीक है। खादर आपको हमने बताया था नवीन जलोढ़ है। तो इसका हो गया आपका 4 और 1, सी का 4 और डी का 1। इसमें एक ही उत्तर है आपका, ए में है सी का 4 डी का 1। भाबर और तराई, तो भाबर अत्यधिक प्रवेश है और तराई आपका गहन वन व जीव जंतु वाले क्षेत्र हैं, यानी पहाड़ का जो निचली क्षेत्र है हिमालय पर्वत वो तराई क्षेत्र है। 3 से मिलान होगा, गहन वन है जहाँ और जीव जंतु हैं, और भाबर जो है आपका अत्यधिक प्रवेश योग्य है। तो 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है 56वां, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो जहाँ 2 नदियों को बीच का क्षेत्र जो होता है मैदान, उसके हम दोआब कहते हैं। 56वां प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ से नदी की डेल्टा का आरंभ होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन होता है, 2 भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। तो नदी की 2 शाखाओं के बीच की भूमि, जैसे एक नदी ये आती है और एक नदी ये आती है, ठीक है। मान लीजिए नदियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम दोआब का क्षेत्र कहते हैं। तो 2 भिन्न, जैसे सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र, ये दोआब कहलाता है। तो नदी की 2 शाखाओं के बीच की जो भूमि होती है उसे ही हम दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है। तट दिए गए हैं और उनके नाम, मुख्य रूप से उन तटों के नाम क्या हैं। तो देखते हैं, कोकर तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी पठार। इधर नाम दिया दक्षिण पूर्वी तट, उत्तर पश्चिमी तट, दक्षिण पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी तट। तो कहाँ है, तो कोकर तट आपका कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी घाट में, उत्तर में है कोकर तट और पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी तट पे आपका कोकर तट है
फिर उसके बाद हम देखते हैं मालाबार तट, जो केरल में है। मालाबार तट ये दक्षिण पश्चिमी तट में है, यानी कोकण तट है आपका उत्तर में, उत्तरी पश्चिमी तट में, और मालाबार तट दक्षिण पश्चिमी तट में। ये जो आपका है, ये आपका पहले कोकण तट आता है ए, और फिर इधर आता है बी, मालाबार तट। ठीक है। तीसरा आपका सी है कोरोमंडल तट, तो दक्षिण पूर्वी तट पे आता है। ये दक्षिण में हम जाएंगे और पूर्वी तट में, यहाँ पे आपका कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु के साइड में है, ये आता है आपका कोरोमंडल तट। और उत्तरी पठार की बात करें तो ये आपका उत्तरी पूर्वी तट पे है आपका, ये उत्तरी पूर्वी तट आपका ये आता है डी। तो इस तरह से हो गया ABCD, ये आ रहा है कोरोमंडल तट हो गया आपका दक्षिण पूर्वी तट, ये उत्तर हो गया 2 3 1 4, 57 का 2 3 1 4, डी उत्तर होगा इसका, डी। 58 क्वेश्चन देखेंगे। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी जो काफ़ी प्रसिद्ध है, पारसनाथ, महादेव, कैमूर और गुरु शिखर। तो गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंची चोटी है, जबकि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, कारण क्या है? तो 59 में हम देखेंगे क्या कारण है समृद्ध न होने का। चट्टान संस्तरों के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो जाती है, ये तो एक कारण है ही। अगला देख लेते हैं बी कारण। बी क्या है? इस क्षेत्र के निर्माण में रवेदार चट्टानों का योगदान है, नहीं। तराई क्षेत्र के कारण खनिजों का दोहन कठिन कार्य हो जाता है, सभी नहीं है। जलवायु तथा खनिजों के शोषण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें दृष्टि से समृद्ध नहीं है इसका। हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है क्योंकि चट्टान संस्तनों के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो जाती है, यही कारण समृद्ध नहीं है, यही कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? प्राचीन चट्टानें हमने बताया था अरावली की सबसे प्राचीन है आपका, बताया चुका है ऊपर प्रश्नों में भी। हिमालय को समांतर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो 3 श्रेणियाँ हिमालय की हैं, शिवालिक श्रेणी, महान हिमालय, लघु हिमालय और काराकोरम। तो आपको पता है कि काराकोरम श्रेणी नहीं, उसी का भाग है। तो शिवालिक, महान हिमालय और लघु हिमालय, ये उसकी श्रेणियाँ तीनों, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान आपका मालाबार तट, त्रिसर्कार, कोरोमंडल तट और कोकण तट, तो दोनों है आपका। मैदान की बात हो रही है तो नीचे आपका कोकण तट ऊपर है मैदान, और मालाबार तट केरल में है, तो ये कोकण तट आपका हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान, उनको हम कोकण तट के नाम से जानते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कोकण तट आपका ये ऊपर कर्नाटक गोवा होते हुए। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर कौन सा दर्रा नहीं उपस्थित है? यहाँ देखते हैं थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और पीपली घाट। तो हमें पता है जैसा कि थाल घाट भी स्थित है, भोर घाट भी स्थित है, पाल घाट भी स्थित है, लेकिन पीपली घाट पश्चिमी में नहीं स्थित है, पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे का दिया गया है? पीर पंजाल दर्रा, बुंदेल पीर दर्रा, सिपकिला दर्रा या बनिहाल दर्रा? तो इसमें बनिहाल दर्रा को ही जवाहर सुरंग नाम दिया गया है, प्राकृतिक दर्रा जो स्थित है बनिहाल दर्रे में। 64 क्वेश्चन हो गया। अब अगला हम देखते हैं 65वां प्रश्न। सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किस नदियों से संबंधित है? तो सुंदरवन का हमने पढ़ा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से संबंधित है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो इसे भी जानते हैं, कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में जल अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक है? तुमने बताया कि अगर बहने वाली नदियों की बात की है तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा नदी है, और केवल भारत में बहने की बात होगी तो गंगा नदी सबसे बड़ी है। तो
भारत में जल अफवाह क्षेत्र सबसे अधिक ब्रह्मपुत्र का है। गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में किसका मार्ग उत्तरमुखी है, यानी कौन सी सहायक नदी जो उत्तर में बहती है? तो घाघरा, रामगंगा, गंडक और सोन नदी। इसमें से सोन नदी मैंने बताया था कि अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा है जो पश्चिम में जाती है और सोन नदी उत्तर में जाती है। तो सहायक नदी में से उत्तरमुखी है आपका सोन नदी। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? जो पश्चिम, तो हमने पश्चिम दिशा में बताया था 2 नदियाँ हैं, नर्मदा है, ताप्ती है और बहुत सी नदियाँ हैं। तो इसमें आपका नर्मदा नदी हो जाएगी जो पश्चिम दिशा में बहती है। अगला हम देखते हैं, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा में गंगा नदी निम्न से किस स्थान को नहीं छूती है? तो यानी हम गंगोत्री से वहाँ तक जाएँ तो पता लखनऊ, कानपुर, गाजीपुर, पटना। तो इसमें लखनऊ में गंगा नदी नहीं है, लखनऊ में से जो है आपका गोमती नदी है, और कानपुर, गाजीपुर, पटना यहाँ गंगा नदी इन शहरों को छूती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 71 क्वेश्चन। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दक्षिण भारत की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा नदी बेसिन उन्होंने बताया था, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, सबसे बड़ी दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदी भी है गोदावरी बेसिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोदावरी बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों या प्रदेशों से बहती है? तो हम देखेंगे, आपका पहले बताया हमने कि ब्रह्मपुत्र नदी आपका चीन से निकलती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाती है। तो इसका उत्तर ए ही सही होगा, चीन, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश, यानी 3 देशों में रहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है? बेसिन की हम बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा बेसिन है गंगा नदी का बेसिन। बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए गंगा नदी कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो यानी गंगा नदी जो बहती है उत्तराखंड से आपका प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से आपका बिहार में प्रवेश करती है, बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और तो ये इसमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा में नहीं प्रवेश नहीं करती है, उड़ीसा इसका उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। प्रसिद्ध तीर्थनगर बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ आपका स्थित है मंदाकिनी नदी के तट पर, भागीरथी, गोदावरी या अलकनंदा नदी के तट पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर। कावेरी जल विवाद निम्न किन 2 राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच रहा है। अगला है, कावेरी नदी किस किस राज्य से होकर बहती है? तो कावेरी नदी आपकी बहती है 4 राज्यों से होकर, आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी 4 राज्यों में होकर बहती है इसमें से। अगला प्रश्न है, मिलान करना है 78। यहाँ मिलान करेंगे, नदी दी गई है, उनका उद्गम स्थल दिया है कि कहाँ से उनकी उत्पत्ति, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? तो हम देखते हैं सिंधु, गंगा, बेतवा और कावेरी नदी। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है, वो तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 3। तो हम इसमें से देखेंगे, ए में 3 नहीं है और इसमें नहीं है, तो बचे 2 ऑप्शन, बी और सी। बी और सी में देखेंगे कौन सा है। गंगा नदी की उत्पत्ति सभी जानते हैं, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हुआ है, तो 4 हो गया, 3 के बाद 4 दोनों में है। चलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी का उद्गम जो है आपका कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत से कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेतवा नदी का उद्गम जो है वो आपका है विंध्याचल पर्वत से, बेतवा विंध्याचल पर्वत से, और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। यानी 3, 4, 2 और 1 में बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं 79 हम लोग देखते हैं, इसमें भी सूची में मिलान करना है, देख लेते हैं। आदिरापल्ली जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, केम्पटी जलप्रपात और राजरप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है ये देखना है। झारखंड, उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश या केरल में? तो आदिरापल्ली जलप्रपात आपका केरल में स्थित है, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, केम्पटी जलप्रपात आपका उत्तराखंड में स्थित है, और राजरप्पा जलप्रपात झारखंड में स्थित है। यानी 4, 3, 2, 1 ये उत्तर है आपका 79 का डी।
निम्नलिखित में कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? अब इन नदियों को देखना है, इन नदियों में सबसे लंबी नदी को। तो हमने देखा प्रायद्वीप में ये सभी नदियाँ प्रायद्वीप में स्थित हैं और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावरी नदी। किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, यानी उद्गम भारत में नहीं पाया जाता है? किसका? गोदावरी, झेलम, रावी नदी। तो झेलम का उद्गम भारत में है, गोदावरी का है ही, रावी नदी का भी है, लेकिन घाघरा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। 82वां प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। झील दिए हुए यहाँ 3 झील दिए हुए हैं, झीलका झील, पुलिकट झील, बेम्बानाथ झील। देखना है कौन से लैगून है इसमें से, लैगून कौन बनाते हैं? तो चिल्का झील भी लैगून है आपका, पुलिकट झील ये भी लैगून है और बेम्बानाथ झील भी लैगून है, यानी तीनों झीलें इसमें लैगून हैं। अगली प्रश्न है 83वां प्रश्न है, नदी दी है उनकी सहायक नदी कौन सी है? मिलान करना है, ब्रह्मपुत्र, मूसी, नर्मदा और कावेरी नदी, इनके हमको मिलान करना है। तो ब्रह्मपुत्र, मूसी, तो मूसी नदी का तो मूसी से ही मिला दीजिए आप मिलान। नर्मदा नदी का आपका तवा है सहायक नदी, तवा सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की। और भवानी जो है कावेरी की सहायक नदी है। बच्चे दिखो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो यानी हो जाएगा 4, 1, 2, 3 बी इसका उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन में 84 देखेंगे हम, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ मिलान करना है, जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। 4 दिए हैं, भड़ोच, नर्मदा, सूरत, ताप्ती, विजयवाड़ा, कृष्णा और विशाखापट्टनम गोदावरी। तो भड़ोच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, सही है। सूरत ताप्ती नदी के, ये भी सही है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के, जबकि विशाखापट्टनम गोदावरी नदी के तट पर नहीं स्थित है, ये गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चित्रकूट जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, तीर्थगढ़ जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है, ये सही है आपका। एलिफेंटा जलप्रपात गोदावरी नदी पे है, ये भी आपका सही है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे, ये भी सही है। तीर्थगढ़ जलप्रपात कंगेन नदी पर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से सीधे मिलती है जबकि अन्य 3 यमुना नदी से मिलती हैं? तो हाँ, इसमें देखेंगे हम बेतवा, केन, सिंध और सोन नदी। तो उन्होंने बताया था कि सोन नदी सीधे गंगा नदी से सीधे मिल जाती है सोन नदी, जबकि बेतवा, केन और सिंध नदी यमुना नदी से मिलती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। झील, यहाँ झील दिए हुए हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं। तो झील हो रहा, चिल्का झील, कोल्लेरू झील, सामा झील और बेम्बानाथ झील। ठीक है, तो देख लेते हैं। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, सभी जानते हैं इसको। कोल्लेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है, सामा झील राजस्थान में है, बेम्बानाथ झील केरल में है। यानी 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2 डी उत्तर। घट प्रभा निम्नलिखित नदियों में से किस एक की सहायक नदी? तो घट प्रभा आपकी सहायक नदी है कृष्णा की, कृष्णा नदी की सहायक नदी है घट प्रभा। हिमालय की नदियों की विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। 89 में हम देखेंगे सही कथन क्या है हिमालय की नदियों के बारे में। इनकी प्रकृति सदाबहार होती है, ये लंबे पतले गलियारेनुमा जलमार्गों का निर्माण करती हैं तथा इनमें क्षरण की उच्च क्षमता पाई जाती है। एकदम सही बात है, भूक्षरण की उच्च क्षमता पाई जाती है, इनमें सदाबहार होती हैं नदियाँ। ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, ये गलत है क्योंकि सभी नदियाँ अरब सागर में नहीं गिरती हैं। कुछ काफ़ी नदियाँ इसमें से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये दूसरा हो गया आपका गलत। इनमें काफ़ी बड़े मुहाने पाए थे, ये सही है। गंगा, जैसे गंगा नदी की बहुत बड़ा मुहाना, तो 1 और 3 इसमें सही हो रहा है, डी। अगला क्वेश्चन 90 प्रश्न देखेंगे। भारत की नदी दिए हैं और नाम 2 में उद्गम दिया है कि इस नदी का उद्गम कहाँ हुआ? सतलज नदी, कोसी नदी, ताप्ती नदी और हुगली नदी। तो सतलज नदी का उद्गम आप सभी जानते हैं राकसताल में है सतलज नदी का उद्गम। कोसी नदी का उद्गम आपका है गोसाई थान चोटी से निकला कोसी नदी, बिहार का सुख कहते हैं इसको। ताप्ती नदी का उद्गम आपका
और एक मुल्ताई में है, मुल्ताई, ठीक है। और हुगली नदी का उद्गम नवद्वीप से है, यानी 4, 1, 3, 2, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 91। भारत की लाल मृदाओं में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें सही है आपका, मृदा का रंग इसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल है, एकदम सही बात है। लाल मृदाएं चूना, ह्यूमस और पोटास से भरपूर है, नहीं, लाल मृदा चूना, ह्यूमस और पोटास से नहीं भरपूर है, गलत हो गया। वे संरंध्र होती हैं, उनकी संरचना चूर्णशील होती है, सही है। 1 और 3 इसमें सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे हम। 92, गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो गंगा नदी का डेल्टा और मिसिसिपी नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो पंजाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, ज्वालामुखी डेल्टा और प्रगतिशील डेल्टा। तो देखिए मिसिसिपी का जो है आपका, मिसिसिपी मिसौरी पंजाकार डेल्टा है, ज्वालामुखी डेल्टा तो दोनों नहीं है, चापाकार डेल्टा भी नहीं है आपके, प्रगतिशील डेल्टा कह सकते हैं इन दोनों को, चूँकि दोनों का बात आ रहा है। तो गंगा तो पंजाकार डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये प्रगतिशील डेल्टा दोनों है। भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम क्या है? मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम क्या है? अलकनंदा पिंडार का संगम क्या है? और अलकनंदा धौलीगाम का संगम क्या कहलाता है? अब हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, भागीरथी और अलकनंदा का। दूसरा है मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं संगम होता है, वो क्या कहलाती है? वो रुद्रप्रयाग कहलाता है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है, भागीरथी से देवप्रयाग, और अलकनंदा जहाँ मंदाकिनी से मिलती है वो रुद्रप्रयाग। तीसरा है अलकनंदा और पिंडार जहाँ मिलती हैं वो आपका है कर्णप्रयाग, जबकि अलकनंदा और धौलागिरी जहाँ मिलते हैं उसे हम कहते हैं विष्णुप्रयाग, यानी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 भी इसका उत्तर हो जाएगा। रेखा मानचित्र में सिंधु नदी तंत्र दर्शाया गया है, संकेत ABCD द्वारा उसकी सहायक नदियाँ प्रदर्शित हैं, उनके नाम हमको मिलान करने हैं। कौन सी नदियाँ हैं? ABCD, तो हम देखेंगे कि यहाँ जो A पे है वो कौन सी नदी है। A पे है आपका झेलम, रावी, चिनाब, व्यास। तो 4, यहाँ पे आपका 4 नंबर व्यास नदी है, ठीक है। A का आपका हो जाएगा व्यास नदी, ये A हो गया। B पे आपका हो जाएगा रावी नदी, रावी, व्यास, और फिर आपका सबसे ऊपर हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, ये हो जाएगा झेलम 1 नंबर। A पे आपका हो गया ये A, ठीक है, ये 4 नंबर A पे हो गया। B हो गया, C हो गया और ये हो गया D, ठीक है। यानी सबसे ऊपर आपको जो है वो झेलम नदी है, फिर चिनाब है, फिर रावी है और फिर व्यास है, यही क्रम में ये नदियाँ बहती हैं बाद में, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास नदियाँ। अगला है भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है, सवाना प्रकार की जलवायु है, या उपोष्ण मानसूनी जलवायु। तो उपोष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु है, तो यहाँ उपोष्ण मानसूनी कह सकते, मानसूनी तो है ही, तो मानसूनी शब्द आ रहा है तो सबसे प्रमुख ये है महत्वपूर्ण भारत के लिए। भारत में शीतकालीन मानसून का आगमन किस दिशा से होता है? तो यहाँ शीतकालीन मानसून, देखो ग्रीष्मकालीन मानसून का तो होता है दक्षिण पश्चिम से, ये ग्रीष्मकालीन मानसून है, जबकि शीतकालीन मानसून जो होता है वो उत्तर पूर्व से होता है, ये उत्तर होगा इसका। और शीतकालीन मानसून का दक्षिण पश्चिम से और शीतकालीन का ये उत्तर पूर्व से। भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? यहाँ हम देखेंगे राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है वो सबसे गर्म स्थान है, राजस्थान का बाड़मेर जिला, कभी कभी जैसलमेर भी रहा है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 98, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष की शेष अवधि की तुलना में शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है? तो इसमें हमने बताया जेट होने की वजह से पंजाब में सबसे अधिक वर्षा होती है, जेट
वर्ष की शेष अवधि की तुलना में शीत ऋतु की केवल हम बात करेंगे तो शीत ऋतु में चूँकि लौटते हुए मानसून से होती है, सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अक्टूबर नवंबर में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्योंकि देखिए मुंबई में पुणे से ज़्यादा वर्षा होती है। कारण क्या है इसका? मुंबई जो हमारा बसा हुआ है वो पवन के अभिमुखी दिशा में है, जबकि पुणे जो है उसके विपरीत दिशा में बसा हुआ है, इसीलिए मुंबई में अधिक वर्षा होती है। जबकि कहा जाए तो ये पुणे आपका वेस्ट छाया प्रदेश की तरफ हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें हमें देखना कौन कौन से सही हैं। तो सही है, सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान, इसे हेली पार्क भी कहा जाता था पहले। 1973 में प्रारंभ की गई बाघ परियोजनाओं के 9 बाघ क्षेत्रों में यानी टाइगर रिजर्व में से इसका स्थान एक था। नहीं, इसका स्थान एक नहीं था। प्रारंभ में इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था, ये सही है। 1 और 3 सही है, यानी 1 और 3 और ये 1973 प्रारंभ बाघ टाइगर प्रोजेक्ट में इसका संरक्षण था, यानी ABC तीनों इसका सही होगा। ABC टाइगर रिजर्व में से एक था, इसका तीनों सही ABC। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।